हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। मेरा नाम है हेमंत नागपाल और आज जैसा कि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख रहे हो, हमें पढ़ना है केमिकल स्टोइकियोमेट्री एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। इससे पहले 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसे लाइन वाइज देख सकते हो आप। उससे आपके मोल्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको स्टोइकियोमेट्री पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें मोल्स भी हैं, मासेस भी हैं और आइसोटोपिक मास भी है, एवरेज मास भी है, मोलर मास भी है, सब कुछ है और सभी का यूज जो है वो आगे क्वेश्चंस में होने वाला है। तो अब तुम देखोगे कि अभी तो वीडियो में हमें 2 ही चीजें पढ़नी है, तो यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में देखोगे तो आपको जो थ्योरी है वो नहीं पूछेगा इतनी जितने आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा एम यही रहता है कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करें। तो चलो शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्री, और इसको ध्यान से समझना भाई, मैं प्लीज दोबारा कह रहा हूं ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जो है वो कंसेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का और एक्सेस रिएजेंट का, वहां पर स्टोइकियोमेट्री यूज हो रही होगी और जिसने ये नहीं पढ़ा वो आगे नहीं कर पाएगा। और पूरी केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री हर जगह यूज होती है। तो लिखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। आप सभी ने स्टोइकियोमेट्री जो है वो देखी तो एटलीस्ट होगी, शायद हो सकता है किसी को इसका मतलब ना पता हो। देखो, हम कोई भी बैलेंस रिएक्शन देखते हैं, जैसे 1A + 2B गिव्स 3C + D, तो ये जो आगे 1A 2B ये जो मोल्स लिखे होते हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के, यही जो है स्टोइकियोमेट्री बताते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री असल में बता क्या रहा है कि कितने मोल रिएक्टेंट्स के खर्च होने पर हमें कितना मोल्स जो है प्रोडक्ट का मिलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये सारी वो कैलकुलेशंस बताता है जो इन्वॉल्व करती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। तुम्हें रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट्स पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि इतना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट जो है हमने वो यूज किया होगा। तो इसको फॉर्मली लिख लो, इट इन्वॉल्व्स द, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशंस। अब क्योंकि भाई कैलकुलेशन ही आ रहा है तो तुम समझ सकते हो कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स / प्रोडक्ट्स, मतलब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी की भी अमाउंट बता सकता है, पूछ सकता है। इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टोइकियोमेट्री का ये तो हमें मतलब पता चल गया। और जनरली होता क्या है, हमने देखा हुआ है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे A + 2B गिव्स C + 3D, कुछ भी ले रहा हूं मैं रैंडम। तो ये बता रहा है कि जब 1 मोल A का खर्च होता है और 2 मोल्स B के खर्च होते हैं तो हमें मिलता है 1 मोल ऑफ C एंड 3 मोल्स ऑफ D। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली यही बताता है। और अगर तुम्हें बुकिश लैंग्वेज में देखना है तो मैं वो भी लिखवा देता हूं, ताकि तुम्हारे नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। इन जनरल AA + b कैपिटल B गिव्स c कैपिटल C + d कैपिटल D। तो यहां पर A, B, C और D ये सब क्या है, A, B, C, D ऑल आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जिसको तुम 10th क्लास से सीखते आए हो, जिसमें तुम करते हो बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते हुए जो आगे हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें मोल कंसेप्ट में पहले तो सॉल्व करनी है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में तुम्हें लिखवाऊं अगर, तो एल्यूमिनियम + HCl, एल्यूमिनियम मेटल है सॉलिड में, HCl एक्वस फेस में होता है। ये हमें एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम सब जानते हो क्या मिलता है, AlCl3। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, और सिंपल सी बात है, तुम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में कटायंस और अनायंस पढ़ाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 का और क्लोरीन के ऊपर -1 का। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AlCl3 बन जाता है
कुछ रिवाइज हुआ हल्का फुल्का या नहीं? तो चलो ये रिएक्शंस अभी देख लो तो तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। ये AlCl3 भी एक्वस और H2 क्या होती है हमारी गैस। अब बात है कि इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, 3 क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब टोटल हो गए 6, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे होती है हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग। तो कोई भी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप उसको बैलेंस करना है, बाद में जो है हमें यूनिटरी मेथड ही यूज करना है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और यूनिटरी मेथड होता क्या है, सिंपल, एक बार बैलेंस कर लिया तो बाजार जैसा खेल रह जाता है। जैसे अ डजन बनानास कॉस्ट 60 रुपये, बनास नहीं बनानास, क्या लिख रहा हूं मैं, बनानास कॉस्ट 60 रुपीज, तो 5 बनानास की कॉस्ट क्या होगी? ये होता है यूनिटरी मेथड जो तुम बाजार में लगाते हो। तो तुम्हें पता है दे रखा है कि 60 रुपीज किसकी कॉस्ट है, 12 बनानास की, तो 5 की कितनी होगी, 12 5 60, 25 रुपीज। एक बार बैलेंसिंग हो गई तो यही सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और तुम्हारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे, वी टुक 5 मोल्स ऑफ KClO3, हीटेड इट स्ट्रांगली, फाइंड हाउ मच KCl विल बी फॉर्म्ड। और रिएक्शन भी दे रखी है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। तो सॉल्यूशन, पहले रिएक्शन देख लो, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब अगर तो तुमने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने तुम्हें बताया क्या करना है, बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पर है 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। K और Cl ऑलरेडी बैलेंस है, तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब शुरू कर दो, जो भी तुम्हें दिया है वहां से देखो निकालना क्या है, हाउ मच KCl विल बी फॉर्म्ड। अब देखो 1 मोल ऑफ KClO3, देखो जब ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो KCl के कितने मोल मिलते हैं, 1 मोल। तो हमने ले कितने रखे हैं, 5 मोल्स ऑफ KClO3, सो 5 मोल्स ऑफ KClO3 विल गिव, सो 5 मोल्स ऑफ KClO3 विल गिव 1 मोल KCl मिल रहा है 1 मोल KClO3 से, तो 5 मोल्स KClO3 से मिलेंगे 5 मोल्स KCl, तो यहां पर आ गया 5 मोल्स KCl। अब अगर तो आंसर मोल्स में पूछा हुआ है तो हम यहीं पे 5 मोल्स पे आंसर लिख के खत्म कर देंगे। बाय चांस अगर तुमसे पूछ लेता कि कितना मास ऑफ KCl फॉर्म हो रहा है, तो मास ऑफ KCl कैसे निकालेंगे, जितने मोल्स हैं 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय KCl का मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास KCl का क्या होता है 58.5 ग्राम्स पर मोल। अगर तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि ये 58.5 कैसे होता है तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देखो, सिंपली बता भी देता हूँ। क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 23, दोनों का ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। मोल से मोल्स कैंसिल, तो 58.5 इंटू 5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्राम्स में आंसर। और सिमिलरली अगर तुमसे पूछ ले, हालांकि पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, अगर मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो बनेंगे, तो 1 मोल KClO3 से 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, तो 5 मोल्स ऑफ KClO3 से कितने बनेंगे, तो 5 मोल्स KClO3 विल गिव, देखो सिंपली 1 से 3/2 मिल रहा है, तो 5 से 3/2 इंटू 5 मोल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। अगर तो मोल्स में आंसर पूछ रखा है तो यही आंसर होगा। अगर तुमसे पूछ लिया कि ग्राम्स में बताओ, तो क्या करोगे, इन मोल से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो 3/2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स पर मोल। और ये टोटल क्या थे तुम्हारे पास, मोल्स। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। 2 से 16 32, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन के लिए। हालांकि नहीं पूछा गया था लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 grams of methane undergoes combustion in excess of oxygen. Find the mass of products formed. Also calculate the mass, OG नहीं है, OF है. Also calculate the mass of oxygen needed to do complete combustion. ठीक है, देख लेते हैं। मीथेन जो है कंबशन में जा रहा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के। मीथेन का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए CH4। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। देखो 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज थी, अगर किसी ने नहीं पढ़ा 10th सीरियसली तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन अब पढ़ लो। 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 वाला प्रोपेन, अभी यही याद रख लो। तो CH4 मीथेन गैस को जब हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन भी गैस है, तो हमें मिलता क्या है, मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोकार्बन जब भी कंबशन में जाते हैं तो हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन ये नहीं दे रखी कि किस टेम्परेचर पर है, तो CO2 तो गैस है, पानी जो है H2O रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। क्या क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। पहले रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। CH4 है, O2 है, CO2 है, H2O है। पहले कहीं से भी उठा लो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 3। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 4। तो पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 4 कर लिए, 2 2 जा 4। इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4। तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास अब देखो कार्बन 1 और 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 4 और 4 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 और 4 बैलेंस्ड है। तो अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब शुरू कर सकते हैं। अब जो भी पूछा है उस पे फोकस करना है। उसने बोला है फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो मास तभी आएगा जब मोल्स आएंगे, और मोल्स कैसे देखने हैं, 1 मोल CH4 का देता है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, और दे के रखा है 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। इसका दे रखा है हमें 8 ग्राम्स। तो इसके मोल्स कितने हो गए, देखो जब मास दे रखा हो तो मोल्स तो पहले निकाल ही लो। तो 8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से इसके मोल्स आ गए 0.5 मोल्स। अब भाई 1 मोल से 1 मोल CO2 मिल रहा था, तो 0.5 मोल्स ऑफ CH4 से कितना मिलेगा, 0.5 मोल्स ऑफ CH4 विल गिव 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2, तो 1 से 1 मिल रहा है। तो 0.5 मोल CH4 से कितना मिलेगा, 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स हमें क्या मिल गया, CO2 के। तो 0.5 मोल्स CO2। तो क्या उसने हमें मोल्स में पूछा आंसर, नहीं, हमें पूछा है उसका मास। तो मोल से मास निकालना तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया कैसे करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। 0.5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसल, 44 इंटू 0.5 मतलब 44 का आधा, मतलब 22 ग्राम्स CO2 जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वाटर का। अब एक बात और ध्यान से सुनो मेरी, कि मान लो ये तो 22 ग्राम CO2 हमारा निकल गया। अगर वो पूछता कि वॉल्यूम कितना बनेगा CO2 का, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे बताते, सिंपली गैसेस के लिए तुम्हें बता रखा है 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 0.5 मोल का क्या होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा, जो भी क्या आएगा, इसका हाफ ही आएगा, 11.2 लीटर्स CO2। तो अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्या पूछता है, वो सारे प्रोडक्ट्स का मास बताना है। तो मास में तो हमारे पास पानी भी है,
तो वाटर का भी देख लेते हैं। 1 मोल मीथेन जो है 2 मोल पानी के देता है। तो अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं 1 मोल CH4 गिव्स 2 मोल्स वाटर, 2 मोल्स H2O। और हमारे पास है कितना, 0.5 मोल्स हमें दे रखा है, क्योंकि 8 ग्राम दे रखा था, हमने निकाल लिए 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स, सो 0.5 मोल्स कितना देगा, मोल्स ऑफ CH4 विल गिव 2 मोल मिल रहे हैं 1 मोल से, 0.5 से कितने मिलेंगे, 1 मोल। कैसे, 0.5 को तुम ये भी तो लिख सकते हो 1/2, तो 1/2 अगर लिखे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 मोल्स H2O। पूछा क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, जितने मोल्स मिले कितने मिले, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, तो जो आंसर आ गया हमारे पास वो मिल गया 18 ग्राम्स ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। समझे, 22 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली और 18 ग्राम वाटर के मिल गए। अच्छा, अगर तुमसे पूछता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ तो कैसे निकालते, तो मैंने बताया 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो हमारे पास H2O बने भी कितने, 1 मोल, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर। अगर तो किसी ने कर दिया ऐसे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों भाई, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट है ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर रहता है लिक्विड स्टेट में, तो यहां पर जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वो निकलेगा डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ वाटर कितना बन रहा था, 18 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ग्राम से ग्राम कैंसल, तो जो वॉल्यूम आ गया वाटर का वो आएगा 18 ml। तो भाई अगर यहां से करते तो आंसर आ जाता 22.4 लीटर, और ऑप्शन में भी दिया होता, लेकिन कहां 22.4 लीटर और कहां 18 ml, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो यूनिट्स ध्यान में रखो, किस फेज में है हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ध्यान में रखो, तभी जो है, और खास बात बैलेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तभी जो है तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा होने चाहिए, एक तो ये कर लिया, दूसरा क्वेश्चन ये कर लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बैठा हमारा, तो इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, मैं भी सोचूं इतनी देर से मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। तो फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड इफ 0.5 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड टू गिव NO2 एंड O2 गैसेस। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया है, तो PbNO3 ट्वाइस। अब किसी को ये भी नहीं पता होगा कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, क्योंकि सर हम तो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हैं। तो देखो, लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ और नाइट्रेट का है 1-, NO3 पे 1- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10th क्लास का ही कंसेप्ट है। तो हमने क्या किया, इसको स्ट्रांगली हीट किया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट मत करवाना, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हमें मिलेगा क्या क्या, PbO लेड ऑक्साइड प्लस गैसेस दे रखी हैं कौन कौन सी, NO2 प्लस O2। अब ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये होता है सॉलिड फॉर्म में, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड, और ये गैस और ये गैस। तो क्या सॉल्व करना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं, पहले क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस करना शुरू करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, और यहां पर कितने हैं, 2 + 2 4 एंड 1 5। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 और 2 6। अब ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, लेकिन इससे हुआ क्या, लेड के कितने मोल्स आ गए, 2। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेड हो गया बैलेंस। अब नाइट्रोजन जो है वो कितने हो गए,
2 ऑलरेडी थे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 एंड 6 2 12। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हुए क्या हमारे पास, 4 2 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12। तो अब जाके हमारी रिएक्शन हुई है बैलेंस्ड। तो देख लो यार, ये मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट भी लिख के बता सकता था कि ये बैलेंसिंग है, लेकिन टाइम लगता है बैलेंसिंग में। मैं तुम्हारे एंगल से बता रहा हूँ, इतना टाइम लग सकता है, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो बोल रहा है कि 0.5 मोल लेड नाइट्रेट लिया है, तो हमें बताना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बनी कितनी। तो इसको तो भूल जाओ, इसके बारे में पूछा ही नहीं है। तो जो 2 मोल है, 2 मोल्स PbNO3 ट्वाइस, ये कितने मोल NO2 देते हैं, 4 मोल्स, गिव्स 4 मोल्स NO2। तो लिए कितने हुए हैं, 0.5 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। सो 0.5 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट विल गिव 4 तो मिलते हैं 2 मोल से, तो 0.5 मोल्स को ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसल, तो आ जाएगा 1 मोल ऑफ NO2 गैस। नहीं आया समझ, दोबारा से समझाऊं। 2 मोल्स लेड नाइट्रेट से मिलते हैं 4 मोल्स ऑफ NO2। तो 0.5 मोल्स लेड नाइट्रेट से कितने मिलेंगे, जब ये इसका 4th हिस्सा है तो इसका भी चौथाई हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 4 मोल्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 को लिख लिया 1/2, तो आ गया 1 मोल NO2। तो 1 मोल NO2 का मैंने तुम्हें वॉल्यूम बता रखा है, कितना होगा, 22.4 लीटर। ये लीटर में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि उसने बोला है फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है इसलिए लीटर। अब गैसेस तो हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तो 2 मोल लेड नाइट्रेट से 1 मोल ऑक्सीजन मिलती है, तो ये भी लिख लो। देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल है, ये तुम्हें लिख के बताना पड़ रहा है इसीलिए लंबा लगता है, लेकिन तुम जब इसको देखोगे ना एग्जाम में, तुम मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कर दोगे। 2 मोल्स लेड नाइट्रेट कितना दे रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो लिख लो 1 मोल ऑक्सीजन। तो 0.5 मोल लेड नाइट्रेट हमें दे ही रखा है, तो 0.5 मोल्स लेड नाइट्रेट कितना देगा, 1 मोल मिलता है 2 मोल से, तो 0.5 मोल से कितना मिलेगा, 0.5 को मैं 1/2 लिखता हूं, तो हमें मिलेगा 1/4 मोल्स ऑफ O2। और इसको अगर सॉल्व करेंगे लीटर के लिए तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 5 से 20, 4 6 से 24, 5.6 लीटर ऑक्सीजन, और 22.4 लीटर हमारे पास आया था NO2। तो टोटल वॉल्यूम अब कैसे करेंगे, ऐड करके, तो 22.4 प्लस 5.6 लीटर, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6 4 10 और 5 2 7 8, 28 लीटर जो है ऑफ गैसेस हमारे पास टोटल होंगी। तो यही हमारा आंसर हो गया, 28.4 लीटर ऑफ गैसेस विल बी इवॉल्व्ड। तो ऐसे हमने मोल्स निकाले, फिर वॉल्यूम निकाल दिया और स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करके क्वेश्चन को किया सॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आई होप कि तुम्हें ये कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये है 4th। वो बोल रहा है फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इन किलोग्राम, केजी में पूछ रहा है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ब्यूटेन। तो कैसे करेंगे, ब्यूटेन की कंबशन की रिएक्शन लिख देंगे। ब्यूटेन होता क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ब्यूटेन होता है C4H10। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुमने क्लास 10th में होमोलोगस सीरीज पढ़ी होती तो तुम्हें ब्यूटेन का पता होता, नहीं पढ़ी तो एक बार जाके पढ़ लो, क्योंकि अल्केन्स तुम्हें दिए जाएंगे। कंबशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीजन में होगी, और प्रोडक्ट्स मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्या क्या मिलते हैं, CO2 प्लस H2O। अब C4H10 क्या है, गैस है, O2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो हम रूम टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं, तो ये लिक्विड है। पूछता क्या है, ये बताना है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा इसको पूरा कंबशन कराने के लिए, और ये दे कितना रखा है, 1 किलो। तो पहले इसको कर लो बैलेंस, कार्बन यहां पर कितने हैं 4,
तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 कार्बन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 10 है, तो 5 2 जा 10 कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हुए हमारे पास, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 5 13, और यहां पर कितने हैं 2, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। तो 1 मोल ब्यूटेन को देखो, यहां पर 1 मोल ब्यूटेन की कंबशन के लिए लग रहे हैं 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो लिख देते हैं इसी बात को इंग्लिश में, 1 मोल ऑफ C4H10 requires 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमें सारा जो तामझाम पूछा है आंसर का, वो पूछा है मास के टर्म्स में, केजी के टर्म्स में। तो 1 मोल CH4 का वेट निकाल लो, कैसे निकालेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, कार्बन का 12, 12 4 जा 48, 48 प्लस 10 हाइड्रोजन है, तो 48 प्लस 10 58 ग्राम्स। और 13/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 16 2 जा 32, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 216, तो 16 इंटू 13 एक बार कर लो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, तो 8 208 ग्राम्स। कुछ नहीं किया, मोल्स को कर दिया कन्वर्ट ग्राम्स में। तो 58 ग्राम्स ब्यूटेन को जलाने के लिए हमें चाहिए 208 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसी को लिख देते हैं, 208 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 58 ग्राम्स ब्यूटेन को जलाने के लिए। और हमें जलाना कितना है, 1 kg। अगर यहाँ तुमने 1 पुट कर दिया तो वो होगा kg में, तो इसको भी ग्राम्स में कर लो, तो ये ग्राम्स में कर दिया हमने। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा, देखो तुम आराम से सॉल्व करना बैठ के, और अगर मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना। 3586.21 ग्राम्स ऑफ क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। देखो जो न्यूमरेटर में होता है वही आंसर में आता है। 208 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी, यहां पर हाईलाइट करते हैं इसको, 208 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी 58 ग्राम्स C4H10 को जलाने के लिए, ब्यूटेन को जलाने के लिए। तो 1000 ग्राम ब्यूटेन को जलाने के लिए चाहिए 3586.21 ग्राम। लेकिन आंसर किस में पूछा है, केजी में। तो केजी के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.586 kg of O2 is required। तो यहां हमारा ये मिल गया आंसर, 3.5 किलो के आसपास ऑक्सीजन चाहिए पूरे के पूरे तरीके से ब्यूटेन को कंबशन करने के लिए। एक स्पेशल मैं तुम्हें नोट लिखवाना चाहता हूं, इसको ध्यान में रखना कंबशन रिएक्शन के लिए। देखो यहां पर तो C4H10 दे रखा है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं होता, ऑक्सीजन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे तो क्या करते थे, कार्बन और हाइड्रोजन जल रहे हैं तो दोनों के ऑक्साइड बना के ऑक्सीजन लगा के उसको सॉल्व करते थे रिएक्शन को। लेकिन एक चीज केमिस्ट्री में याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है CX HY OZ, N को आगे कुछ भी लिख लो, NPSQ, N क्या है नाइट्रोजन, S क्या है सल्फर, अगर ये कुछ भी दे रखा है तो कार्बन का तो बन जाता है CO2, ठीक है, और हाइड्रोजन का H2O, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ही है, सल्फर का SO2 बन जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का कभी भी NO2 नहीं बनाना, NO2 जो है कभी भी नहीं बनाना। ये असल में बनता क्या है, N2, और ये उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए हमें स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। ये एक कैटालिटिक प्रोसेस है, लिख लो इसको यहाँ पे, इट इज अ कैटालिटिक प्रोसेस, कैटालाइटिक प्रोसेस एंड रिक्वायर्स, इंग्लिश में लिख लो, रिक्वायर्स स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, कुछ नहीं है, ये बस एक चीज तुम्हारे दिमाग में डालनी थी
कि जैसे CO2 बना रहे हो, H2O बना रहे हो, SO2 बना रहे हो, वैसे NO2 मत बनाना, वहां बनेगा क्या, N2। तो ये जो था स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट, ये तुमने पढ़ा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। अब मेरा गला भी थक चुका है, आप भी इन क्वेश्चंस को ध्यान से रिवाइज करो। और एक खास चीज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि भाई स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी प्रोजेक्ट पर था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, तो हम जब रिएक्शन को प्लान करते थे तब भी हम स्टोइकियोमेट्री खुद से निकालते थे कि कितना कैटलिस्ट डालना है, कितना रिएक्टेंट डालना है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और अगर ये नहीं करोगे तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट है, ये भी तुम्हें नहीं आएगा। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ो। मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में, जो कि होने वाला है मोल कंसेप्ट का 6th लेक्चर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।